Hello students, welcome in your busy accounting software class. फ्रेंड्स busy में लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग वाउचर्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने रेफरेंस एडजस्टमेंट की थी कि अकाउंटिंग वाउचर्स में बिल वाइज आप कैसे उनको फीडिंग करते हैं और उनको पेमेंट या रिसीव के टाइम पे एडजस्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में ही एक हमारा सेकेंड सेगमेंट रहता है, जैसा कि कल आपको बताया गया था। एक तो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एंट्रीज, जिनको मैं रिवेन्यू का पार्ट लेके चलती हूँ, रिवेन्यू रिलेटेड एंट्रीज। और दूसरा हम करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं रिवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शन से। दैट मीन्स अगर आपको इनकम और एक्सपेंसेस इनकी सिंगल टर्म में एंट्री करनी हो या इनकी कंपाउंड टर्म में एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे। कंपनी ओपन करते हैं जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ओपन कंपनी मेगा मार्ट, जो हमारी विदाउट सिक्योरिटी है। अब इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड की हम एंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इनकम से रिलेटेड करते हैं। तो हमने जाना है ट्रांजैक्शंस में, अगर वो इनकम से रिलेटेड है तो रिसीट का पार्ट होगा गो टू रिसीट एंड गो टू ऐड। ये हम इस स्टेप बाय स्टेप वे में गए। और अगर आपको शॉर्टकट वे में जाना है तो रिसीट का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट F6, जो कि टैली में क्या होता है F6 शॉर्टकट। अगर मुझे लेना है सिंपली आई विल प्रेस ऑल्ट F6, डायरेक्ट खुल जाएगा। जो अभी फ्रेश यूजर्स हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, आई वुड प्रेफर कि वो पहले स्टेप बाय स्टेप में अपना हाथ पक्का कर लें, इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद वो शॉर्टकट्स पे आए। जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर कि शॉर्टकट्स तभी यूज करने चाहिए जब आपको लॉन्ग कट्स पता हो। एक बार उसका लंबा रास्ता जरूर देखो कि वो जाता कहाँ से है, ताकि आप उसका शॉर्टकट एक बार खुद बना सको। कभी भी इनिशियल स्टेज पे या फ्रेशर स्टेज पे, जब आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, डोंट यूज शॉर्टकट्स। उसको एक बार डिटेल देख के उसमें एक बार हाथ पक्का करके फिर आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। और ये मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नहीं, हर जगह की बात कर रही हूँ। ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी। never use shortcuts if you are unaware about that thing. Okay, receipt, add, voucher series में डेट ले लेते हैं इसमें। अभी 16 सितंबर है, तो हम लोग थोड़ा सा अर्लियर में लेते हैं, सपोज 1 अगस्त, क्योंकि इसमें अप्रैल की एंट्रीज तो काफी हुई है। You are using demo version and being there about 31 days. Okay, उस मंथ का 31 डेज का डलेगा, नो इशू, डेमो वर्जन है। ओके, जीएसटी अभी इसमें नोट एप्लीकेबल रख के चल रहे हैं, आएंगे जीएसटी के ऊपर भी आएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बोला नो शॉर्टकट, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अब एक इसमें फॉर्मूला था कि रिसीट वॉचर में हम सी यानी क्रेडिट वाली टर्म पहले लेते हैं। तो क्रेडिट क्या करेंगे, आपको जहां से इनकम रिसीव हो रही है, इनकम जहां से आपको मिल रही है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, हमें रेंट रिसीव हुआ थ्रू कैश, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या करना है, हमने एक लेजर बनाना है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या था, F3, it's only F3, or what you can do is you can see the shortcut from here
एंड यू कैन क्लिक एज वेल। अगर आपको नहीं याद, आप भूल रहे हैं, तो ये हेल्पिंग टूल है हमारे पास। यहाँ से आप एड मास्टर पे जाएंगे, अकाउंट पे जाएंगे, यू कैन क्रिएट योर लेजर और अकाउंट मास्टर। और था क्या हमारे पास वो रेंट रिसीव्ड, यानी उस इनकम की हम बात कर रहे हैं। रेंट रिसीव्ड ये किसका पार्ट है? अभी हमने डिस्कस किया था कि हम अभी रिवेन्यू रिलेटेड आइटम्स को करके देखेंगे। तो इनकम एंड रिसीविंग इनकम एंड एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ रिवेन्यू। और ये हम P&L की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आती है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आती है? सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ही एंट्री करके देख रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारे इनकम है, दे आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। और जितने भी हम उसमें खर्चे कर रहे हैं वो सारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट रिसीव इज इनडायरेक्ट इनकम। ओपनिंग बैलेंस हम कुछ नहीं ले रहे कि इतना पेंडिंग बैलेंस है जो भी रिसीव है, इसमें बैलेंसेस ओपनिंग नहीं होते। नो डाउट ऑप्शंस अवेलेबल है। ओपनिंग बैलेंसेस आपके डेटर्स के होते हैं, क्रेडिटर्स के होते हैं, आपकी एसेट्स लायबिलिटीज इनके होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, रेयरली होते हैं। तो मैं इसको भी सेव कर रही हूँ। F2 शॉर्टकट आपको बताया गया था, इसमें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि F2 की आप बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार सेव करने के लिए। तो इसमें यू कैन गेट हैबिचुअल। ओके। और यहाँ पे अब इसमें ना टैली की तरह नहीं होता कि जैसे ही आपने लेजर बनाया तो वह यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इसमें क्या होता है, जब आप लेजर बना लेते हैं, आपको एक बार उसके फर्स्ट अल्फाबेट लेटर्स प्रेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंट रिसीव्ड फॉर एग्जांपल 20,000, ये किसमें आया? क्रेडिट टर्म में। अब इसमें देखो ये शॉर्ट नरेशन का ऑप्शन इसके साथ बिजी ही दे रहा है हमें, या आप इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे अगर आपने रेंट रिसीव किया तो इसका जो रिसीट नंबर है वो क्या है, बजाय इन दोनों की कॉमन नरेशन नीचे देने के। इफ इट इज रिक्वायर्ड यू हैव समथिंग एडिशनल with this entry you can specify here with the individual term. I'm not talking about the debit and credit common term. I'm talking about the individual term that you can narrate individually here. And debit में suppose we have received the rent through cash, and you will press enter and enter. In long narration you can type the common. इस बार हम नरेशन पे टाइप कर लेते हैं। लास्ट जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स में हमने एंट्री की थी उनमें नरेशन हमने being amount received for rent। आप पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, कहाँ से रिसीव किया, फ्रॉम ABC कंपनी बाय कैश। और इसी तरह से आप इसको इंडिविजुअल भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे रिसीप्ट नंबर यहाँ लिख दिया और ऊपर लिख दिया रेंट रिसीव फ्रॉम ABC। तो ये आपकी अपनी स्किल्स हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपको उसको यहाँ पे डिजाइन कैसे करना है। अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि अगर आपने ये एंट्री की तो यही लिखा। द थिंग इज दैट द सेंस मस्ट बी क्लियर, इट्स मीनिंग मस्ट बी क्लियर, एंड जो ये चीजें आपने बनाई हैं वो समझ में आए सामने वाले को अच्छे से। तो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिजाइन सो दैट यू कैन मेक अंडरस्टैंड टू पीपल। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। एक एंट्री हो गई हमारी रेंट रिसीव्ड की। अब एक एंट्री हम
एक्सपेंस की करके देखते हैं। अब पीछे वाउचर कौन सा खुला है? रिसीट वाउचर। क्या हम रिसीट में एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं? नहीं। हमने क्या करना है? पेमेंट वाउचर ओपन करना है। एस्केप की से हम वापस आए थे और पेमेंट पे एंटर करेंगे और यहाँ से भी ऐड पे जाएंगे, मेन। ओके, कोई बात नहीं, 15 अप्रैल आ रही है, इसी को ले लेते हैं बिकॉज इसमें within 30 to 31 days we can enter. GST is nothing and debit. Yes, payment voucher में expenses are always debited. तो इसमें हम ले लेते हैं, सपोज उधर रेंट रिसीव किया था, इसमें हम रेंट पे करते हैं, अभी सेम लेके चलते हैं। ओके, लेजर बनाते हैं F3 and the rent paid ग्रुप ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और बैलेंस कुछ नहीं ले रहे अभी मैं, और इसको F2 से सिंपली सेव कर रही हूँ। तो हमने रेंट पे किया सपोज 10,000। अब इसमें आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे। इट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू पे दैट रेंट टू द सेम पर्सन। इसमें ना कई बार स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको ना ये चीजें समझ में नहीं आती कि एक तरफ से कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो एक ही बंदे से नहीं, इसमें एक ही पर्सन नहीं होता। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपके पास कोई एक पर्सन है जिससे आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो उसी को थोड़ी ना आप देंगे। मोस्टली जो अभी इस अकाउंटिंग लाइन में नहीं आए होते तो उनके ना थोड़े से मतलब कम सेंस ऑफ ह्यूमर वाले क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक बिजनेस पर्सन है, उसकी अपनी एक लैंड है, या मैं उसकी बात करूँ कि उसकी अपनी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऑफिस है जो उसने रेंट पे दे रखा है। ठीक है, तो वहां से वो रेंट रिसीव करेगा। अगर इफ अ पर्सन हैज अ कैपेबिलिटी टू मेंटेन द लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज तो वो रेंट पे देंगे ना। एक बंदा एक टाइम पे 10 घरों में तो रह नहीं सकता, बाकी जो प्रॉपर्टी बनाई है ऑब्वियसली वो रेंट पे जाएगी, एडिशनल इनकम है, तो उन्होंने रेंट पे दी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज खरीद रखी हो, जरूरी नहीं है कि अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी जिसमें आपको रेंट पे करना पड़े। सपोज एक बिजनेस पर्सन है, उसे कोई ऐसी लोकेशन पसंद आ गई जहाँ पे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए सेटअप लगाना चाहता है, बट वो वहां पे वो जमीन ना खरीद के उस पर्टिकुलर ऑफिस को रेंट पे लेना चाहता है। ओके, क्यों? मंथली रेंट निकालना आपकी इनकम में से इजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ लैक्स एंड करोड़ को एक ही बार में लगाना। तो जरूरी नहीं है, इसको हम दो अलग अलग चीजों में लेके चलेंगे। ठीक है, तो उस पर्सन ने उस पर्टिकुलर ऑफिस या उस पर्टिकुलर प्रीमिसेस के लिए अगर वो रेंट पे कर रहा है, क्योंकि वो उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कहीं पे भी कोई लोकेशन जो उनको सूट कर रही है वहां पे दे कैन टेक दैट प्लेस ऑन रेंट। तो रेंट पे किया 10। अब वो पर्सन अलग है, वो पर्सन अलग है, जिनको पे करना है और जिनसे रिसीव करना है, और ये हम कैश में पे कर रहे हैं। अब आप देखें कैश का बैलेंस साथ साथ कम होता जा रहा है। पीछे हमारे पास कैश का बैलेंस रह गया 10,226। ओके, इसके ऊपर भी आएंगे हम, रिपोर्ट्स जब चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करना है, पार्टी के लेजर्स कैसे चेक करने हैं, कैश बुक कैसे चेक करनी है, फाइनल अकाउंट कैसे चेक करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैसे चेक करनी है, इनके ऊपर आएंगे वन बाय वन। ओके, तो अभी हमने रेंट पे किया और इस बार शॉर्ट नरेशन में लिख देते हैं, इसको पे किया टू XYZ कंपनी, और जब हम पे कर रहे हैं तो इसका रिसीट नंबर हम लिख देते हैं और इसको सेव किया। यहाँ पे हम पर्टिकुलर उस पार्टी का नाम और जो हमारे वो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं जो बहुत रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए, उनको टैली करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि रेंट पे कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, रिसीट नंबर क्या है, छोटी छोटी चीजें काउंट होती हैं, किस डेट को किया जा रहा है। नीचे आप उसको नरेट करके लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग दीज थिंग्स टू। अगर वो
नरेशन लेंथी लगती है लिखने में, तो यू कैन स्प्लिट इट अप। Amount paid for rent by cash. If you want, you can mention the complete to XYZ company. इससे क्लैरिटी ज्यादा आती है लेकिन शॉर्ट नरेशन से। और ये वाली जो नरेशन है ना, ये पता कब काम आती है? जब आप मैनुअल कैश बुक लिख रहे होते हैं तो ये नरेशन आपके वहां काम आती है, और अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए बहुत एक इजी वे होता है अपनी कैश बुक को समझने के लिए। चलिए अब चेक करें। अब देखिए हमने अभी आज कौन सी एंट्री सीखी है? रेवेन्यू रिलेटेड एंट्रीज। ओके, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो ये आएंगी किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने वैसे भी आपको फाइनल अकाउंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन स्टिल वी कैन चेक, नो इशू। आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएं। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कितना क्लियर आ रहा है हमारा परचेज सेल, और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट बच रहा है। फाइन, एक्सपेंसेस है हमारे पास, एंटर प्रेस किया मैंने, एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट आ गई। रेंट पे 10,000 का, रिपेयर टैक्सेस, और ये इनकम। इनकम में हमारे पास एक ही रेंट रिसीव। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर द एप्रोप्रिएट वे टू वॉच योर इंडिविजुअल कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ओके, और दूसरा इसको बहुत सारे वेज हैं चेक करने के। डे बुक आप निकालें, डे बुक में तो सारी एंट्रीज आती हैं। अकाउंट बुक एंड डे बुक। ये आ गई आपकी विद नरेशन डे बुक में कंप्लीट एंट्रीज। स्टूडेंट्स, आज हमने रेवेन्यू रिलेटेड एंट्री सीखी, और रिपोर्ट्स कैसे चेक करनी है हमने डे बुक में हो चुका। डे बुक में हमारी सारी एंट्रीज आई है शुरू से अब तक। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम सीखते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, और इन रिपोर्ट्स को हम एक बार फिर से सीखेंगे। पहले हम सिर्फ रीडिंग करना सीखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।